ब्रह्मास्त्र फिल्म समीक्षा। खूबसूरत लोग, चमकदार लेकिन दोहरावदार एसएफएक्स, उबाऊ और इतना उबाऊ बकवास। एक महान सुपरहीरो फिल्म में दो बुनियादी घटकों की आवश्यकता होती है। पहला, दृश्य जादू जो केवल आंखों को लुभाने से परे है और महान विचारों के बारे में भी है, जैसे सुपरमैन अपनी सांस से एक झील को जमा देता है और उसे एक भड़की हुई नरक में ले जाता है जहां वह झील को पिघलने देकर आग बुझाता है। दूसरा, भावनात्मक प्रतिध्वनि। नई हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव इन दो तत्वों में से 0.5 के साथ लक्ष्य पर निशाना साधती है। ऑप्टिकल मोर्चे पर यह भव्य है, लेकिन इसमें महान विचारों का अभाव है। इसमें भावना की गहराई का भी अभाव है। अमेरिकी सिनेमा द्वारा स्क्रीन पर महाशक्तियों वाले मनुष्यों को पेश करने से बहुत पहले प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाएं काल्पनिक गाथाओं से भरी थीं। इस संदर्भ में हनुमान तुरंत याद आते हैं, खासकर हिमालय से लंका की ओर उनके पलायन की कहानी, जिसमें वे एक पूरा पहाड़ अपनी हथेली पर लेकर उस जगह पहुंचे जहां लक्ष्मण मर रहे थे, संजीवनी बूटी लेकर गए थे। यह उन अनगिनत कहानियों में से एक है जिन्हें अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बजाय लेखक निर्देशक ने भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं से पात्र चुने हैं, हैरी पॉटर की दुनिया से कुछ बारीकियां जोड़ी हैं, उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) और DC कॉमिक्स जैसी साज सज्जा से सजाया है और संस्कृत के कुछ अंश भी जोड़े हैं। यह बिल्कुल सही है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें सिर्फ घरेलू सिनेमा और साहित्य से ही उधार लेना चाहिए, और अगर ब्रह्मास्त्र इन सामग्रियों को और आगे ले जाता और इन्हें एक साथ पकाकर कुछ खास हासिल करता तो सब ठीक होता। ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र का नायक शिवा, रणबीर कपूर नाम का एक डीजे है जिसके मन में एक राज है। शिवा एक अनाथ है। उसका अग्नि के साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसे वह समझ नहीं पाता, अग्नि उसे जलाती नहीं। उसकी मुलाकात ईशा, आलिया भट्ट से होती है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों यह जानने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि शिव को जो दर्शन हो रहे हैं उनके पीछे क्या है। इसी क्रम में आधुनिक ऋषियों की एक त्रिमूर्ति एक दिव्य अस्त्र के टूटे हुए हिस्सों के मिलन को रोकने के लिए संघर्ष करती है, जिसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उसका दुरुपयोग मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। शाहरुख खान, नागार्जुन अक्किनेनी और अमिताभ बच्चन इस तिकड़ी की भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म के प्रत्येक सकारात्मक चरित्र में प्रकृति, जल, अग्नि, वायु इत्यादि या हिंदू परंपराओं, उदाहरण के लिए हनुमान और नंदी बैल की एक इकाई से ली गई एक विशिष्ट शक्ति या अस्त्र, हथियार है। रचनात्मक लोगों के लिए यहाँ प्रयोग करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की टीम, जिसका निर्माण स्वयं करण जौहर और रणबीर ने किया है, एक भारतीय सुपरहीरो की अवधारणा, तकनीकी प्रभावों के लिए उनके बजट और कलाकारों की मेगावाट क्षमता से शुरू में ही संतुष्ट हो गई प्रतीत होती है। फिल्म के शुरुआती मिनट जीवंतता से भरे हैं जब करिश्माई शाहरुख स्वदेश के अपने चरित्र के चतुर संकेत में मोहन भार्गव नामक एक वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे हैं, ब्रह्मांड के मुख्य खलनायक के एजेंटों से लड़ते हैं। इसके बाद एक जीवंत गीत और नृत्य होता है जो दर्शकों को शिव का परिचय देता है। इसके बाद इस 2 घंटे 40 मिनट से ज्यादा लंबी फिल्म में बस 1-2 बार ही कहानी आगे बढ़ती है। यह देखते हुए कि अयान मुखर्जी ने हमें वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी दी थी, यह आश्चर्यजनक है कि ब्रह्मास्त्र के मुख्य किरदारों के बीच रोमांस की कहानी बिल्कुल बेजान है। वे पलक झपकते ही प्यार में पड़ जाते हैं, न सिर्फ एक दूसरे के प्रति आकर्षित, बल्कि इतने गहरे समर्पण के साथ कि वह खुशी खुशी देश भर में उसका पीछा करती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जब वे बार बार अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं तो यह बेहद अविश्वसनीय लगता है। रणबीर की बिग बी द्वारा निभाए गए गुरु के साथ ज्यादा केमिस्ट्री है जो दूसरे भाग में आता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आलिया की ईशा का किरदार गुरु के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर है। मानवीय संबंधों के अभाव में ब्रह्मास्त्र में अस्त्र और प्रलय की सारी बातें बेतुकी लगती हैं, जो कुछ समय बाद बेहद उबाऊ लगने लगती हैं। यहां तक कि दिखावटी भी, क्योंकि सब कुछ भव्य और शानदार लगने के लिए बनाया गया है। लेकिन फिल्म में प्रभावों का इस्तेमाल और भी बुरा है। पौराणिक चित्र शुरुआत में विस्मयकारी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोहराव और जरूरत से ज्यादा विस्तार के बोझ तले उनका असर कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, जब शिव अग्नि के साथ अपने कौशल को निखारना शुरू करते हैं तो हम उन्हें हाथों में अग्नि के गोले और हथेलियों से निकलती लपटों के साथ प्रयोग करते देखते हैं।
फिर हमें वे अग्नि के गोले और अग्नि की लपटें फिर से दिखाई जाती हैं। और फिर यह दिलचस्प नहीं रह जाता। ब्रह्मास्त्र यह भी याद दिलाता है कि बॉलीवुड को 3D में लागू करने से पहले कुछ फॉर्मूले पर दोबारा विचार करना चाहिए। कलाकारों का एक दूसरे पर और पर्दे पर कमर मटकाते हुए नाचना हिंदी फिल्मों के कोरियोग्राफरों द्वारा अक्सर किया जाने वाला एक डांस मूव है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के शुरुआती गाने में जब हीरो यह सामान्य स्टेप करता है तो यह चौंका देने वाला होता है। पहाड़ों में शिव और ईशा की कार चेज में कुछ सस्पेंस है जिसका आनंद लिया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ दूसरे भाग में ओम देवा देवा गाने के दौरान ही रोमांचक लगता है। प्रीतम की मनमोहक धुन, संगीत संयोजन, फिल्मांकन और उस हिस्से में रणबीर का मंत्रमुग्ध कर देने वाला अभिनय, सभी कुछ विद्युतीकरण करने वाला है। रणबीर और आलिया शुरू से अंत तक अच्छे लगते हैं, लेकिन कमजोर पटकथा से ऊपर नहीं उठ पाते। लेखन खास तौर पर आलिया के साथ अन्याय करता है। शाहरुख सबसे प्रभावशाली हैं। उनका किरदार बहुत ही स्पष्ट रूप से एक कैमियो के रूप में रचा और प्रस्तुत किया गया है। तीनों में से नागार्जुन का किरदार सबसे घटिया लिखा गया है और यह समझना मुश्किल है कि उनके जैसे कद के सितारे ने इसे क्यों चुना। अमिताभ का गुरु एक पूर्ण सहायक भूमिका है। इस अनुभवी स्टार की स्क्रीन प्रेजेंस उनके दृश्यों को उभारने में काफी मदद करती है, लेकिन कई जगहों पर मुझे उनके संवाद समझने में काफी दिक्कत हुई। मौनी रॉय अपने किरदार जुनून को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती हैं और फिल्म में वह इकलौती ऐसी अदाकारा हैं जो ऐसी लगती हैं मानो वे फैंटेसी और सुपरहीरो फिल्में करने के लिए ही बनी हों। इन सब के बीच मैं शिव और मुख्य खलनायक देव की मूल कहानियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन चूंकि ब्रह्मास्त्र को एक त्रयी में विस्तारित किया जा रहा है, इसलिए पहले भाग में हमें दोनों की थोड़ी बहुत ही झलक मिलती है। हालांकि शिव का नाम हिंदू धर्म के सबसे दिलचस्प त्रिदेवों में से एक के नाम पर रखा गया है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि हैरी पॉटर से प्रेरित प्रतीत होती है। देव भी ऐसा ही है। उनके बारे में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार वह पूरी तरह से जीवित नहीं हैं, लेकिन मरे भी नहीं हैं, वह बस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वोल्डेमॉर्ट नन्हे हैरी पर अपने विनाशकारी आत्माविदारक हमले के बाद था। कुछ महीने पहले मलयालम फिल्म उद्योग ने मिन्नल मुरली रिलीज की थी, जिसने अमेरिकी सुपरहीरो सिनेमा का एक देसी रूप होने का दिखावा नहीं किया। निर्देशक बेसिल जोसेफ की फिल्म की खासियत यह थी कि इसके बावजूद उन्होंने एक गहरी मानवीय कहानी कही जो पूरी तरह से दक्षिण भारत और मलयाली संस्कृति में निहित है। ब्रह्मास्त्र अपने हिंदूपन, अपने एमसीयूपन, अपने पॉटरपन, अपने बॉलीवुडपन और अपनी मानवता में सही है। एक बॉलीवुड ट्रॉप भुलाया नहीं गया है। क्लाइमेक्स में एक विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति के जागरण का जादुई प्रभाव होता है जो रहस्यमय तरीके से रणबीर के शरीर से शर्ट छीन लेता है और हमें उसके नंगे, सुडौल, मांसल धड़ के कई मिनट दिखा देता है। कोई शिकायत नहीं, लेकिन यह थोड़ा मजेदार था। महंगा होने का मतलब दिलचस्प नहीं होता। ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव से यही सीख मिलती है। दृश्यम 2 फिल्म समीक्षा। आखिरकार एक दक्षिण भारतीय फिल्म का हिंदी रीमेक बना, जो एक रूपांतरण है, न कि एक बेतुकी फिल्म। कलाकार अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, अक्षय खन्ना, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, नेहा जोशी, कमलेश सावंत, सौरभ शुक्ला। निर्देशक अभिषेक पाठक। भाषा हिंदी। जब जीतू जोसेफ ने मोहनलाल, मीना और आशा शरत अभिनीत अपनी 2013 की मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम के सीक्वल की घोषणा की तो मुझे संदेह हुआ। पहली फिल्म ने एक अपूर्ण हत्या को पूरी तरह से छुपाने की अपनी कहानी को लगभग पूर्णता के साथ समेट दिया था। कोई इसे बिगाड़ने का जोखिम क्यों उठाएगा? लेकिन जीतू ने अपनी बेहतरीन दृश्यम 2 द रिजम्पशन से साबित कर दिया कि एक अच्छा लेखक उन सवालों को पकड़ लेता है जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे और उन आपराधिक रणनीतियों में भी खामियों को पकड़ लेता है जो पहली नज़र में दर्शकों को दोष रहित लगती थीं। दृश्यम का कई भारतीय भाषाओं में रीमेक बनाया गया, सबसे प्रभावी रूप से तमिल में पापनासम के रूप में उसी निर्देशक द्वारा, कमल हासन और गौतमी के साथ, और निशिकांत कामत द्वारा हिंदी में नाम बदले बिना अजय देवगन और श्रेया सरन ने अभिनय किया, दोनों एक ही वर्ष में। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि जब हिंदी दृश्यम 2 की रिलीज की घोषणा की गई तो मैं एक बार फिर संशय में आ गया। हिंदी उद्योग उर्फ बॉलीवुड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर गुणात्मक रूप से भयानक,
राजनीतिक रूप से गैर प्रतिबद्ध और या अवसरवादी सिनेमा का निर्माण कर रहा है, और निर्माता दक्षिण भारतीय हिट फिल्मों के अकल्पनीय रीमेक में सामूहिक मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही हमें पुष्कर गायत्री की तमिल विक्रम वेधा का हिंदी पुनरीक्षण देखने को मिला है, और मथुकुट्टी जेवियर की मिली, जो उनकी अपनी मलयालम हेलेन का हिंदी संस्करण है, जिसमें समाजशास्त्रीय विवरणों को हटा दिया गया है, जिसने मलयालम फिल्म को एक उत्तरजीविता थ्रिलर से कहीं अधिक बना दिया था। अच्छी खबर। निर्देशक अभिषेक पाठक की हिंदी दृश्यम 2 मोहनलाल अभिनीत फिल्म का एक नासमझ सीसी नहीं है। यह एक ऐसा रूपांतरण है जो जीतू जोसेफ की कहानी को ईमानदारी से पुनः प्रस्तुत करते हुए हमें उस सांस्कृतिक सेटिंग का स्वाद देता है जिसमें इसे केरल से प्रत्यारोपित किया गया है, और नए स्थान के साथ ऐसी चीजें करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखे गए पूर्वाग्रह और सामुदायिक रूढ़िवादिता के पुनरुत्थान से एक ताज़ा बदलाव का प्रतीक है। दृश्यम 2 में विजय सलगांवकर, अजय देवगन, उनकी पत्नी नंदिनी, श्रिया सरन और बेटियों इशिता दत्ता और मृणाल जाधव द्वारा अभिनीत को पुलिस महानिरीक्षक मीरा देशमुख, तब्बू के बेटे की हत्या के संदेह में हिरासत में यातना के 7 साल बीत चुके हैं। विजय उस समय गोवा के एक छोटे से शहर में केबल टीवी ऑपरेटर थे। अब उनका एक थिएटर है और वे एक महत्वाकांक्षी निर्माता हैं। सलगांवकर परिवार की बढ़ती समृद्धि उनके समृद्ध जीवन में साफ दिखाई देती है। वे एक घनिष्ठ, खुशहाल और प्रेमपूर्ण परिवार बने हुए हैं, लेकिन सूरज बड़जात्या के परिवार के मीठे स्वभाव के बावजूद और एक कठिन रहस्य को छुपाए हुए हैं। दृश्यम 2 एक सफल साजिश के बाद की स्थिति उन लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है जो अपनी बेगुनाही का नाटक करने के लिए मजबूर होते हैं, और क्या होता है जब पुलिस उस अपराध की जांच तब तक जारी रखती है जब तक कि जनता और मीडिया को लगता है कि यह मामला सुलझ नहीं गया है। इस मामले में हम देखते हैं कि विजय अभी भी स्पष्ट रूप से स्थिर है, लेकिन नंदिनी और उनकी बड़ी बेटी इतने सालों से अपने ऊपर लगे मनोवैज्ञानिक बोझ से गहराई से प्रभावित हैं। मीरा का पति रजत कपूर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वह इतनी टूट चुकी है कि उसे भुला नहीं पा रही है। मलयालम दृश्यम 2 2021 में रिलीज हुई थी और उसकी यादें आज भी मेरे ज़हन में ताज़ा हैं। इसलिए मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कथानक याद होने के बावजूद मैं इस नई फिल्म की ओर खिंचा चला आया। एक कारण यह है कि जॉर्ज कुट्टी की योजनाएं इतनी जटिल थीं कि उनकी पेचीदगियां मन में धुंधली पड़ जाती हैं। इसलिए विजय को काम करते देखना किसी उबाऊ दोहराव जैसा नहीं लगता। अगर आपने मूल फिल्म देखी है तो शायद एक संशोधन, और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए यह फिल्म ऐसे मोड़ों से भरी है जिनका अनुमान लगाना असंभव है। विजय और मीरा की भूमिका में वापसी करते हुए अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम में जो शानदार फॉर्म दिखाया था उसे जारी रखा है। श्रेया की संवाद अदायगी थोड़ी अजीब है, लेकिन बाकी कलाकार अपनी अपनी भूमिकाओं में अच्छा काम करते हैं। अजय के मामले में यह बताना जरूरी है कि सुधीर कुमार चौधरी के कैमरा एंगल विजय के चट्टान जैसे कठोर किरदार को चित्रित करने में उनकी अहम भूमिका निभाते हैं। दृश्यम 2 में समग्र रूप से छायांकन उल्लेखनीय है। यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जो पणजी के मानक स्थलों, समुद्र तटों और खानपान की दुकानों से आगे बढ़कर ग्रामीण गोवा की मनोरम सुंदरता को हमारे सामने लाती है।